नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 यानी कक्षा 11वां विषय हिंदी और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में प्रश्न उत्तर रिकॉर्ड किए थे और उसको अपलोड कर दिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। अब ये जो कक्षा 11वीं हिंदी विषय है, ये देखो एनसीईआरटी की बुक है और ये सीबीएसई में कोर हिंदी कोर के नाम से चलती है और दूसरे राज्यों में सिर्फ हिंदी के नाम से चलती है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड, जहाँ जहाँ पर भी एनसीईआरटी चलती है। ठीक है, तो इसमें ये पाठ है आज आपका विदाई संभाषण और इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। तो चलो फिर शुरू करते हैं शेष प्रश्नों उत्तरों को लेकर। तो देखो ये दिया गौर करने की बात। इसके इस श्रृंखला के अंतर्गत पहला दिया का दिया प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। ये देखो किसने कहा है? बाल मुकुंद गुप्त लेखक ने जो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में। ठीक है, तो अब इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो दिया हुआ है कि इस अवतरण में बाल मुकुंद गुप्त लॉर्ड कर्जन पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि इस देश में बहुत से और शासक भी आए और चले गए। इसी तरह से यह परंपरा बन चुकी है, जो भी आता है उसे जाना ही होता है। आपका वापस जाना देश में जाने में कुछ आश्चर्य नहीं है, परंतु आपके शासनकाल में दुख का कारण केवल एक ही है कि जब आप यहाँ आए तो बहुत सोच समझकर देश पर मनमानी की, जनता को पीड़ित किया, केवल अपनी ही सुनी, जनता को तो मौका भी नहीं दिया। यह सब किस लिए किया? शायद यही सोचकर कि यह सब करने से मुझे आनंद मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आपका अंत इतना दुखदाई होगा यह देखने वाले तो क्या शायद आपने भी नहीं जानते थे कि आपको छोटी सी बात के लिए त्यागपत्र देना पड़ेगा और वह त्यागपत्र मंजूर भी कर लिया गया। ठीक है, लेखक कहता है कि मुझे इस बात का बहुत खेद है कि हमारे देश की जनता ने आपको भी पीड़ित देखा। यानी देखो लेखक क्या कहता है कि जब आप भारत आने वाले होगे यहाँ वायसराय बनने के लिए, तो आपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आपने यहाँ आकर खूब मनमानी की, किसी की बात मानी नहीं, सुनी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कई आए और चले भी गए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। लेकिन कहते कि हमारे देश की जनता ने आपको भी पीड़ित देखा। आपने जनता की बात नहीं सुनी, उन पर अन्याय किया, उनको पीड़ित किया, लेकिन बाद में जनता ने भी आपको पीड़ित देखा। ये हो गया प्रश्न नंबर का। अब आता है प्रश्न नंबर खा। दिया कि यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित रखा, आपको भी उसने कम पीड़ा ना दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। फिर ये समझ में आया क्या पूछा? इन्होंने कहा कि यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया, यानी आप जिद्दी स्वभाव के हैं, आपने किसी की कभी कुछ नहीं सुनी, आपने हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुँचाई, तो यहाँ की जनता ने भी आपको ही पीड़ित यहाँ पर देखा। यानी जो आप अन्याय यहाँ की जनता पर करते थे उसी तरह का आपके साथ भी हुआ। तो उत्तर इसका इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक ने लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन करवाने के बाद ये पंक्तियां कहीं कि यहाँ की 8 करोड़ जनता ने आपसे आग्रह किया कि बंगाल विभाजन किया जाए, परंतु आपने ना किया जाए, बंगाल विभाजन ना किया जाए, परंतु आपने जनता की एक ना सुनी। आप अपनी जिद पर अटल रहे, यानी अड़े रहे, आपने बंग विभाजन करवा दिया। यहाँ भारत की प्रजा ने देखा कि आप कितनी जिद्दी हैं। अपनी जिद के कारण आपने हिंदू मुस्लिम दंगे पैदा कर दिए, अर्थात यहाँ की जनता को खूब पीड़ित किया, परंतु हमारे भारतवासी को उस अद्वितीय शक्ति प्रभु पर विश्वास है, वे कार्य करने के साथ साथ परिणाम पर भी ध्यान में रखते हैं। आपको अपनी करनी की सजा मिल गई। आपको जब एक छोटी सी बात के लिए त्यागपत्र देना पड़ा तो आपका हृदय कितना दुखी हुआ होगा। यह तो जनता की पुकार थी,
जो प्रभु तक पहुंची, जो आपको भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। तो ये हो गया इसका उत्तर, कि कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको फल भी वैसे ही मिलता है। आपने भारत की बंगाल विभाजन करके भारत के हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया, और पूरे भारतवासी कहते रहे कि हमारा बंगाल हमसे अलग मत करो, ठीक, लेकिन आप नहीं माने। बाद में आपको एक छोटी सी किसी कारण से आपने त्याग पत्र दिया और आपका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया, यानी आपने सोची ही नहीं थी कि इतने आसानी से आपकी सीट चली जाएगी, ठीक। कहने का मतलब ये, जैसा आपने किया अंत में फल भी वैसे ही मिला। अब आता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भाषा की बात, है ना। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला दिया कि वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? देखो प्रश्न में क्या कहा गया, वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, यानी जो भारत की जनता थी वो यही सोचते कि जल्दी से जल्दी लॉर्ड कर्जन यहाँ से पधार जाएं। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारें शब्द का इस्तेमाल होता है। वैसे सामान्य रूप से किसी के आगमन के लिए पधारें शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लॉर्ड कर्जन के लिए यहाँ से जाने के लिए पधारें शब्द का प्रयोग किया गया। तो कहते यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? अब अपने को अर्थ बताना है, तो उत्तर लिखेंगे कि यहाँ पधारें शब्द का अर्थ यहाँ से चले जाएं। यह लेख उस समय लिखा गया था जब प्रेस पर पाबंदी थी और गद्यकाल का प्रारंभ हुआ था। आ गया समझ में? यहाँ पधारे शब्द का अर्थ क्या? यहाँ से चले जाएं, लेकिन सामान्य तौर पर आने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने क्या किया था, प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी, उस समय गद्यकाल का प्रारंभ था, यानी गद्य साहित्य खूब लिखा जाता था। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि पाठ में कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतीय युगीन हिंदी हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। यानी भारतीय युग में ये लिखी गई रचना है जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है, ठीक। कौन कौन से हुए प्रयोग, हम पहले उनको देख लेते हैं। तो पहले दिया का में दिया कि आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत को उनको जाना पड़ा। तो अब इसको लिखना है सही से, पहले भी इस देश में प्रधान शासक आए और अंत में उन्हें जाना पड़ा। तो देखो पहले का ये प्रश्न है और इसका उत्तर इस तरह से हम लिखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इसे सामान्य हिंदी में लिखें, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखना है, यानी भारतीय युग में अलग ढंग से लिखे गए और आपको सामान्य हिंदी में लिखना है। कुल मिलाकर जो प्रश्न है इन्हें सामान्य हिंदी में कैसे लिखेंगे। आप किसको आए थे और क्या कर चले? उत्तर होगा आप किस लिए आए थे और क्या करके चले गए। फिर आता है उनके द्वारा कहे गए एक भी आदमी को नौकरी पर नहीं रखा गया। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, उनके रखने से भी एक भी आदमी नौकर ना रखा गया। अब आता है तो में दिया कि पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। तो इसका सही वाक्य क्या होगा, यानी समान वाक्य में परंतु आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर प्राप्त करे। तो ये हो गया इसका उत्तर। इस तरह से ये आपका विदाई संभाषण का पार्ट 2 समाप्त हो गया। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये प्रश्नोत्तर कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।